रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और जिसका सबको इंतजार था वो सिलसिला हो गया। ईरान और अमेरिका के बीच में मुआहदा तय पा गया। मैं बड़ी अहम चीज़ें आपको बताऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट है, इसराइल ने आखिरी मौके तक कोशिश की कि कुछ भी करके मुआहदा ना हो सके। उसकी वजह यह है कि इसराइल के लिए यहाँ पे जीतने के लिए कुछ भी नहीं है। जितने टारगेट इन्होंने रखे थे वो अचीव नहीं किए जा सके, जिसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन है। सबसे पहले तो आप देख लें डोनाल्ड ट्रंप ने इसको अनाउंस कैसे किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बारे में क्या कहा, किस तरीके से उसने अनाउंस किया, ये देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सबको मुबारक हो, ईरान के साथ मुआहदा तय हो गया। और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा मुकम्मल हो गया है, जिसे उन्होंने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जानिब एक तारीखी पेशरफ्त करार दिया है। उन्होंने जो सोशल मीडिया उनका अपना है, ट्रुथ सोशल, उस पर अपना एक पैगाम जारी किया और उन्होंने कहा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ डील मुकम्मल हो गई है, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने हुर्मुज़ को तमाम तजारती और बैनुल अक़वामी जहाज़ों के लिए जुमे को मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद खोलने की इजाज़त दे दी गई है, जबकि ईरान के खिलाफ अमरीकी बहरी नाकाबंदी भी फौरी तौर पर ख़त्म करने की मंजूरी दी जा चुकी है। ट्रंप ने कहा कि तेल की तरसील बहाल होने का वक्त आ गया है और दुनिया भर के जहाज अपनी मामूल की सरगर्मियां दोबारा शुरू कर सकते हैं। ये तो है डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ईरानी सदर का भी है। ईरानी सदर ने ये दावा किया कि अमेरिका से बातचीत की मंजूरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दी है। यानी ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली चंद लोगों ने यह फैसला कर लिया, बल्कि कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ इसमें रखा गया है। ईरान की बुनियादी तरजीहात जो हैं उनको सामने रखा गया है और सुप्रीम लीडर की हतमी मंजूरी से ही ये पेशरफ्त हुई है। ये ईरान के सदर मसूद पशकियान ने ये स्टेटमेंट दिया है। अब ये तो हो गया ईरान का स्टेटमेंट। अब जरा देख लेते हैं कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से वो क्या है। सेक्रेटेरिएट आला कौमी सलामती काउंसिल जो ईरान की है, उन्होंने ईरानी अवाम के नाम एक पैगाम जारी किया। उस पैगाम में उन्होंने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान ने अपने शहीद रहनुमा की क़यादत में अमरीकी सहूनी दुश्मन पर अपनी बर्तरी को मुकम्मल कर दिया है और इस्लामी जमहूरिया के रहबर मुअज़्ज़म जो इस वक्त हैं मुश्तबा खामनाई, उनके बारे में उन्होंने कहा उनके इक़दाम तमाम अवाम की हमायत और इस्लाम के मुजाहिदीन की अंत तक कोशिशों के तहत कई महीनों पर मुहित मुज़ाकरात के एक मुश्किल और शदीद दौर के बाद और आला कौमी सलामती काउंसिल की करारदाद की बुनियाद पर जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर याददाश्त का मतन, यानी हम ये जो मफाहमत की याददाश्त है या जो उसको आप वो कहते हैं MOU, उसका मतन जो है वो 14 जून की शाम ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद मुज़ाकरात में फाइनल कर लिया गया है। फिर उन्होंने कहा जी लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग बंद हो जाएगी, फौजी कार्रवाइयां आज रात से फौरी तौर पर और मुस्तकिल तौर पर खत्म हो जाएंगी। ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी फौरी तौर पर और मुकम्मल तौर पर जो है वो खत्म कर दी जाएगी। और 19 जून को वो कह रहे हैं जी कि इस मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की बाकायदा तकरीब होगी जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर होगी और हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात उस वक्त तक मुलतवी रहेंगे जब तक दूसरा फरीक याददाश्त मफाहमत के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर लेता। इस्लामी जमहूरिया ईरान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और कतर की हुकूमतों की कोशिशों को सराहता है। कतर ने इसमें काफ़ी कोशिश की, पाकिस्तान ने इसमें काफ़ी कोशिश की, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने इसका अनाउंसमेंट भी किया था। अब इसराइल ने ना इसको खराब करने की कोशिश की। हुआ यह कि इसराइल की जानिब से बैरूत के मुदाफाती इलाके ज़ाहिया के अंदर एक अटैक किया गया और इस हमले के बाद जो है वो ईरान की जानिब से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने कहा जी इस तरह तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते, इससे तो हालात ख़राब हो जाएंगे और ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी लम्हात में ईरान से दरख्वास्त की कि वो हमला ना करे और डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा इसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी जारी किया। यानी जो डोनाल्ड ट्रंप का अपना ट्वीट है पहले वो आप देख लें। आज सुबह बैरूत पर हमला नहीं होना चाहिए था, खासतौर पर एक ऐसे खास दिन जब हम ईरान के साथ अमन मुआहदे के बहुत करीब हैं। इसराइल को खतरात के खिलाफ अपना दिफा करने का हक है, लेकिन जिस हमले का वो जवाब दे रहा था वो बहुत मामूली और बेमानी था, कोई भी जख्मी या हलाक नहीं हुआ और इसे इस अहम अमल में खलल नहीं डालना चाहिए था। हम एक ऐसे मुआहदे के बहुत करीब हैं जो खित्ते में अमन लाएगा, बशमूल लबनान और तमाम फरीकैन को अब पीछे हट जाना चाहिए। इसराइल की तरफ से लबनान में कहीं भी मजीद हमले नहीं होने चाहिए, लेकिन किसी दूसरे फरीक को जिसमें हिजबुल्लाह भी शामिल है उनकी तरफ से भी इसराइल के खिलाफ मजीद हमले नहीं होने चाहिए। ये एक तवील और खूबसूरत अमन की शुरुआत हो सकती है। आइए इसे बर्बाद ना करें और इस मामले पर तवज्जो देने के लिए आपका शुक्रिया डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल का चैनल 12 है
उसको एक इंटरव्यू दिया। बराक रावेद ने वहां पे डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो चीजें छापी वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने नेतन्याहू को एक पैगाम भेजा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो बैरूत पर इसराइल के हमले से शदीद नाखुश हैं। उनका कहना था कि यह हमला ईरान मुआहदे पर मुतवक्का दस्तखतों से कुछ ही देर पहले किया गया है, जो नामुनासिब है। ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू ने यह हमला क्यों किया। हिजबुल्लाह ने फायरिंग की, लेकिन वो किसी सुनसान और बेआबाद जगह पे लगी, कोई भी जख्मी नहीं हुआ। फिर नेतन्याहू को ये बदबख्ताना हमला क्यों करना पड़ा, वो भी बैरूत में। इस बात ने मुझे शदीद गुस्सा दिलाया है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें एक फोन कॉल मौसूल हुई जिसमें कहा गया कि इसराइल बैरूत पर हमला कर रहा है, और ये इस वक्त से 1 घंटा पहले हुआ जब हम मुआहदे पर दस्तखत करने वाले थे। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा हो रहा है, ये बहुत बुरा हुआ है। ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू ने बिल्कुल भी अकल और समझदारी का मुजाहरा नहीं किया, और उन्होंने नेतन्याहू पर वादे कर दिया कि वो इस इकदाम से शदीद नाखुश हैं। ट्रंप का कहना था कि वो अब भी यही मानते हैं कि ईरान मुआहदा इसराइल के लिए अच्छा है, क्योंकि ईरान के पास फिर जौहरी हथियार नहीं होंगे, और अगर उसके पास हुए जौहरी हथियार तो फिर इसराइल के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। फिर साथ ही उन्होंने कहा जी कि ईरान के अफसुदा यूरेनियम के जखीरे को भी खत्म कर दिया जाएगा, चीजें काफी बेहतर हो जाएंगी और इस पर दस्तखत हो जाएंगे। मेरे ख्याल में दस्तखत आज ही हो जाएंगे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पे इंटरव्यू दिया था। इसराइल को प्रॉब्लम ये था कि वो जो सोच रहा था वो उसको मिल नहीं रहा था, लेकिन ईरान ने यह हमला रोक के अक्लमंदी का सबूत दिया। और अब ये अमेरिका की जिम्मेदारी है कि इसराइल बैरूत पे या लबनान पे अटैक ना करे, क्योंकि इसराइल जब अब लबनान पे अटैक करेगा तो एक बात याद रखिएगा कि ईरान वापस इसराइल पे अटैक करेगा। यानी मैं आपको ये बताता हूं कि जो दिफाई मुआहदा हुआ है वो अमेरिका और ईरान के बीच में हुआ है, यानी ये दो मुमालिक एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसराइल अटैक करता है लबनान पे तो ईरान फिर इसराइल पे अटैक करता है तो अमेरिका बीच में नहीं आ सकता। इसराइल के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। अमेरिका आएगा तो सही बीच में, लेकिन फिलहाल फौरी तौर पे अब अमेरिका एक नई जंग में नहीं जा सकता। अमेरिका ने इस जंग में हासिल क्या किया, यह है सबसे बड़ा सवाल। तो मैं आपको सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट बताता हूं जो उसने जंग के पहले दिन दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी अवाम से मुखातिब होते हुए कहा था कि जब हम अपना काम खत्म कर लेंगे, यानी ये जंग मुकम्मल कर लेंगे, तो आप अपनी हुकूमत का कंट्रोल संभाल लीजिएगा, और ये संभालने के लिए आप ही की हुकूमत होगी। तो उसने ईरानी अवाम को कहा था कि हम आपका रिजीम तब्दील कर देंगे, यहां के हुक्मरानों को मार देंगे, हर चीज कंट्रोल कर लेंगे, अवाम को हुकूमत दे देंगे, अवाम वहां पे एक जमहूरी हुकूमत बना लेगी। इस किस्म की बातें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की गई थी। जंग के पहले दिन इनके बड़े बड़े दावे थे। लेकिन अमेरिका ने क्या हासिल किया और ईरान ने क्या हासिल किया, मैं आपको 2 मिनटों में बताता हूं। अमेरिका ने रजीम तब्दील करना था, वो नहीं हो सका। फौजी ताकत जीरो करनी थी ईरान की, वो नहीं हो सका। मिसाइल खत्म करने थे, ड्रोन्स खत्म करने थे, आज अमरीकी रिपोर्टों के मुताबिक वो पहले से ज्यादा मुअस्सर हैं, वो भी नहीं हो सका। खित्ते में अमेरिका को अपनी बालादस्ती कायम रखनी थी, उसको बड़ी चोट लगी है। इत्तहादी अमेरिका के बड़े अहम, खासतौर पे जो नेटो इत्तहादी थे, वो अमेरिका ने बहुत हद तक खो दिए हैं। दुनिया का अमेरिका के ऊपर जो एतमाद है वो मुतजलजल हुआ है। अमरीकी चौधराहट जो है वो भी खतरे में पड़ी है। आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल पहले जैसी कभी नहीं रह सकेगी, ये बात अब सब जानते हैं। ईरान ने क्या हासिल किया, तो ईरान ने एक तो मिथ तोड़ दी ये वाली कि इसराइल के अंदर कोई बम नहीं जाता या अमेरिका को वापस मारा नहीं जा सकता, अमरीकी हथियार नाकाबिले शिकस्त हैं तो आप उनकी कोई चीज तबाह नहीं कर सकते। ये मिथ ईरान ने तोड़ दी। उसने इसराइल को भी मारा, उसने अमेरिका को भी मारा। फिर उन्होंने अपनी एक डेटरेंस कायम की, जिसको दबदबा कहते हैं आप उर्दू में, और वो उन्होंने कायम कर ली रीजन में। फिर पाबंदियां जो ईरान के ऊपर थी वो खत्म हो जाएंगी। अब जो ईरान के मुंजमद असासे हैं वो बहाल हो जाएंगे। यानी अभी खबर आ रही है यूएई ने गालिबन $3 अरब बहाल कर दिए हैं, बाकी वो करने जा रहे हैं। कतर और यूएई के पास ही बहुत ज्यादा पैसा है ईरान का, और $10 बिलियन हैं, बहुत ज्यादा पैसा है। तो वो पैसा अगर ईरान को मिलता है फ्यूचर में तो ईरान के तो वारे न्यारे हो जाएंगे, उनकी तो बहुत कामयाबी है। उनकी पाबंदियों का जो खतरा है वो भी दूर हो जाएगा, हमले का खतरा वो भी दूर हो गया। फिर ईरान दुनिया के साथ तिजारत कर सकेगा। यानी अभी 4 ममालिक और हैं, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है। ये बरतानिया और जर्मनी तो दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में से एक है, और फ्रांस भी टॉप 10 के अंदर है, और इटली एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। इसके बाद स्पेन और बाकी भी आ जाएंगे। तो ये अहम तरीन यूरोपीय ममालिक ने यह कह दिया कि अगर ईरान अपने जौहरी मामलात को बाकी ममालिक के साथ तय कर लेता है और एटमी हथियार नहीं बनाता, तो फिर ईरान के ऊपर हम भी अपनी पाबंदियां खत्म कर देंगे। यानी ये सब लोग भी ईरान के साथ तिजारत करेंगे। हमारे रीजन में सबसे ज्यादा तालीमी काबिलियत ईरान के पास है, उनका तालीमी निज़ाम सबसे बेहतर है।
तो उनके पास मौके भी सबसे बेहतर होंगे, तेल भी उनके पास है और पढ़े लिखे लोग भी उनके पास है। तो ईरान के लिए बहुत बड़ी दुनिया के अंदर मार्केट्स खुलेंगी। बहरहाल ये उनके ऊपर पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। और एटम बम, वैसे भी आयतुल्लाह अली खामनई का फतवा था कि एटम बम नहीं बनाना। फिर जो ईरान के अंदर रजीम इस वक्त मौजूद है उसको बड़ा फायदा हुआ, वो मजबूत हो जाएगा, मजबूत हो भी गया, उसको बहुत फायदा हुआ। हालांकि पब्लिक बहुत गुस्से में थी कि अमेरिका के साथ एक कमजोर मुआहदा ना किया जाए। चंद शिकों के ऊपर लोग एतराज कर रहे थे कि ये शिकें ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने इसको एक बड़ी कामयाबी करार दिया। और ओवरऑल आप देखें तो अमेरिका की निस्बत ज्यादा फायदे ईरान को हुए हैं। अब नाज़रीन, मोहसिन नकवी ने एक ट्वीट करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का फोटो लगा दिया। उन्होंने कहा जी इसने फिर से कर दिखाया, और उसने पहले पाकिस्तान के लिए किया, अब उसने दुनिया के लिए किया। मोहसिन नकवी पाकिस्तान का वजीर दाखिला भी है और पीसीबी का चेयरमैन भी है। लेकिन आप ये देखें, पाकिस्तान का वजीर दाखिला तारीफ करता है फील्ड मार्शल की, एक सरकारी ऑफिसर की, और वो वजीर आजम की तारीफ नहीं करता। यानी फील्ड मार्शल का फोटो चिपका दिया सोशल मीडिया पे और उसकी तारीफ की, लेकिन जो वजीर आजम है जिसको इमरान खान साहब ने अर्दली का खिताब दिया, उसका ना फोटो चिपकाया ना उसकी तारीफ की। ये पाकिस्तान की एक तल्ख हकीकत है जिससे हम भाग नहीं सकते। हाँ, ये बात सबको माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरान क्योंकि मुसल्लत है इस वक्त, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कंट्रोल है, शहबाज शरीफ को जाली हुक्मरान बनाया हुआ है। तो इन लोगों को मौका मिला और उन्होंने मौके से फायदा उठाया और इन्होंने इस अमन के लिए अपना किरदार अदा किया। एक्चुअली तो ये पाकिस्तान का किरदार है, पाकिस्तान की अहमियत है और पाकिस्तान की वजह से ये लोग पहचाने जाते हैं दुनिया में। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन लोगों ने ये रोल प्ले किया, तो जितनी जिसकी बनती है उतनी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन गेम उठाते वक्त इस बात का ख्याल रखे कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, चले कहने को ही है, तो वजीर आजम की कम से कम फोटो लगा के उसकी तारीफ अगर वजीर दाखिला कर देता। लेकिन वजीर दाखिला ने इस मौके पर भी वजीर आजम को आईना दिखाया और यह बताया कि बॉस कौन है और अर्दली कौन है। तो फील्ड मार्शल का फोटो वहां पे उन्होंने लगा दिया। तो चले, उनका अपना अकाउंट है, वो जिसका मर्जी फोटो लगाए। अब आ जाते हैं आजाद कश्मीर में। आजाद कश्मीर में नाजरीन इस वक्त जो सूरत हाल है वो पूरी दुनिया में जो ओवरसीज कश्मीरी हैं उनके साथ जुड़ी हुई है। आज बड़े पैमाने पे लोग निकले बरतानिया में, बहुत बड़ी तादाद थी, लोगों ने बड़ा जोरदार एहतजाज किया, लोग कश्मीरियों के साथ खड़े हुए और वो एक ही बात कर रहे थे, खवातीन, मर्द, बच्चे, बुजुर्ग सब एक बात कर रहे थे कि हम दहशतगर्द नहीं हैं। उन्होंने इंग्लिश मीडिया को भी इंटरव्यू दिया, उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया को भी इंटरव्यू दिया, उन्होंने सोशल मीडिया पे बहुत सारे उनके पैगामात वायरल हुए। तो वो एक ही बात कर रहे थे कि हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम तो पाकिस्तान से प्यार करने वाले हैं, हमारी पाकिस्तान से कोई दुश्मनी या लड़ाई नहीं है, ना पाकिस्तान के इदारों से है, हम तो अपना हक मांग रहे हैं। तो हक मांगने वाले लोगों को दहशतगर्द करार ना दिया जाए। अब सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के धरनों पर बार बार क्रैकडाउन करती है और उसमें लोग शहीद भी हो जाते हैं। कभी 2 की खबर आती है, कभी 4 की खबर आती है, कभी 8 की खबर आती है। तो बार बार लोग उसमें शहीद हो जाते हैं जब सिक्योरिटी फोर्सेज अटैक करती हैं, चाहे कोटली में हो, चाहे रावला कोट में हो, चाहे किसी और जगह पे हो, रास्ते बंद किए हुए हैं। तो लेकिन उसके बावजूद लोग दोबारा इकट्ठे हो जाते हैं। मुझे हैरत इस बात पे होती है कि सिक्योरिटी फोर्सेज क्रैकडाउन करते हैं, काफ़ी लोग जख्मी हो जाते हैं, हर दफ़ा दर्जनों लोग जख्मी हो जाते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग भी जख्मी होते हैं क्योंकि लोग आगे से रिटेलिएट करते हैं और लोग शहीद भी हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद कश्मीरी हार नहीं मानते, वो दोबारा इकट्ठे हो जाते हैं, वो फिर मैदान लगा लेते हैं। अब तो खवातीन भी बीच में आना शुरू हो गई हैं। तो अमली तौर पे आज़ाद कश्मीर में जो कारोबारी ज़िंदगी है वो मुजमद है, यानी फ्रीज हो गई हर चीज़, इंटरनेट बंद है, ट्रांसपोर्ट और रास्ते बंद हैं, कशीदगी का खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, वो ख़त्म नहीं हो रहा। और सरकारी टीवी दावा कर रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, बिल्कुल वैसे ही दावा कर रहे हैं जिस तरह सरकारी टीवी कहते थे कि बांग्लादेश में सब कुछ नॉर्मल है और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। तो सरकारी टीवी तो हमेशा से आपको चीज़ें नॉर्मल करके बताते हैं, लेकिन हालात ग्राउंड में वैसे नहीं है। जो आज़ाद कश्मीर से इतलात आ रही हैं, लोग डटे हुए हैं और कश्मीर में अमली तौर पे 1 हफ्ते से एक लॉकडाउन जैसी कैफियत है। ट्रांसपोर्ट बंद है, रास्ते बंद हैं और जो रास्ते थोड़े बहुत खुले रहने चाहिए थे वो सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुद बंद कर दिए। ये वहाँ पे इस वक्त सिचुएशन है। नादरीन, एक और खबर पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रही है पूरी दुनिया में और आलमी मीडिया भी उसको उठा रहा है। मरियम नवाज साहबा ने ना बहुत खुली छूट दे दी CCD को और उन्होंने काफ़ी लोग कत्ल किए हैं, 2000 से ज़ायद लोग कत्ल किए जा चुके हैं। और ये सारे लोग ऐसे नहीं है जिन्हें अदालत में पेश किया गया हो या अदालत के जरिए से इंसाफ दिया गया हो। देखें, कानूनी तरीक़ाकार तो ये है कि आपने किसी मुजरिम को पकड़ा या मुलजिम को पकड़ा, आप उसको लेकर गए अदालत में, आपने जुर्म साबित किया। जब जुर्म साबित हो गया तो उसके बाद अदालत उसको सज़ा दे दे,
ये तरीकाकार है। लेकिन यहां पे हो ये रहा है कि रात को 12 बजे एक अदालत लगती है लाहौर में, और उस अदालत के अंदर ये फैसला करता है एक सरकारी ऑफिसर जो माजी में बहुत करप्ट ऑफिसर मशहूर था, बहुत बेईमानी करता रहा है, उसके केसेस भी हैं। वो ऑफिसर रात को 12 बजे उस अदालत में फैसला करता है कि ये बंदे जो हैं ये कत्ल कर दिए जाएंगे और इसको मार दो, इसको मार दो, इसको मार दो, वो फैसला कर लेता है। उसके बाद मुख्तलिफ शहरों के अंदर पुलिस मुकाबले होते हैं और सीसीडी वाले जो है वो बंदे मार देते हैं। अब ये जो एक सीसीडी है ये बंदे मारने के लिए मशहूर हो चुकी है और इनका हाथ बहुत खुल गया है। अब ये हाथ छुट्ट हो गए और इनकी कोई बुनियादी ट्रेनिंग तो है नहीं, तो इन्होंने किया ये कि चकवाल में ऑस्ट्रेलिया से वापस आई हुई थी एक फैमिली, उनके साथ डकैती की वारदात हो रही थी, तो इन्होंने उनके ऊपर ही फायरिंग कर दी, फैमिली के ऊपर। ऐसे नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, वो वहां से गाड़ी लेके निकले, उनके ऊपर फायरिंग कर दी। 9 साल की बच्ची है छोटी, वो इस वाकये के अंदर शहीद हो गई। गालिबन जो इंफॉर्मेशन मिली उसको 5 गोलियां लगी हैं और सरकारी गन से उसको ये 5 गोलियां मारी गई। गाड़ी को छन्नी करके रख दिया सीसीडी वालों ने। यानी बुनियादी ट्रेनिंग नहीं है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ये डाकू हैं या आम शहरी हैं। अब वो ऑस्ट्रेलिया से पलट के आए हुए थे, 2 लोगों को वहां पे और गोलियां लग गई, अदील को और अफान को। ये 2 लोग जख्मी हो गए, जबकि एक मासूम बच्ची है छोटी 9 साल की, कोई 10 साल बताता है, कोई 9 साल बताता है, और ये हानिया, ये बच्ची जहां बहक हो गई। अब बच्ची वहां पे मार दी गई, शहीद हो गई। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, सीसीडी डिस्कस हो रही है, और सीसीडी ने जिस तरह कत्लेआम किया है पंजाब में, उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। यानी शहबाज शरीफ ने भी अपने दौर में पुलिस से बंदे मरवाए थे, लेकिन जिस तरह सीसीडी ने यह काम किया है ऐसा हमने कभी माजी में सुना भी नहीं था। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो गर्म पानियों में बेचारी बहुत हॉट वाटर्स में है। उनके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है और उनके ऊपर दबाव ये डाला जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही नौजवानों की जानिब से कि आप बजट में सहूलतकारी ना करें। यानी आप बजट में अगर सहूलतकारी करेंगे मौजूदा रजीम की, तो ये इमरान खान के विजन से गद्दारी होगी। यानी अरबों रुपया जो अवाम की मलकियत है या अवाम की अमानत है वो आप लौटा दें। अगर उस फेडरल गवर्नमेंट को जिसने अवाम से तमाम सहूलतें और सब्सिडीज और तरक्याती प्रोग्राम छीन लिए हैं, तो ये एक बड़ा इशू हो जाएगा। तो एक खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, सरकार है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो यूथ है, उसके बीच में एक फड्डा पड़ा हुआ है। और इस बीच में अदालत में केस भी लग गया इमरान खान साहब के हवाले से, जो सुहेल अफरीदी की दरखास्त है कि मुलाकात नहीं करवाते। तो उम्मीद की जा रही है कि शायद अब सुहेल अफरीदी की मुलाकात करवा दी जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ डिलीवर कर दिया। फेडरल गवर्नमेंट को काफ़ी उन्होंने जो है वो फ़ायदा दे दिया। यानी जो एहतजाज वो कर सकते थे वो उन्होंने नहीं किया, जो तहरीक वो बना सकते थे वो उन्होंने नहीं बनाई, जो चीज़ें वो इस रजीम के ख़िलाफ़ कर सकते थे वो उन्होंने नहीं की। बल्कि गुज़िश्ता चंद दिनों से उनका रवैया काफ़ी तब्दील है। और शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकातें भी हुई, मोहसिन नकवी से उनकी मुलाकातें हुई, दीगर कुछ और भी उनकी मुलाकातें रिपोर्ट हुई। तो वो अब एक मफामत का रास्ता देख रहे हैं। तो क्या ये मफामत में कामयाब हो जाएंगे? इमरान खान साहब से सुहेल अफरीदी की मुलाकात हो जाएगी और उस मुलाकात का नतीजा क्या निकलेगा? ये वो चीज़ें हैं जिन पे हम बात करेंगे आने वाले वीलॉग्स में। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही।